पर्यावरण अध्ययन की इस श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है, जहां हम यूपी टेट 2021 में जो 30 पर्यावरण से क्वेश्चन आए हुए थे उनको देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पिछले वर्ष के जो जितने क्वेश्चन हमने लगाए हैं उन क्वेश्चनों को कितनी बार दोहराया गया है। इसलिए कहा जाता है कि पिछले साल के प्रश्नों को पढ़ने पे हमें कितना फायदा होगा। और 2021 में लगभग हमको लग रहा है कि 15 प्रश्न पिछले वर्ष का दोबारा उसी को या हूबहू या बदल के पूछ लिया गया। इसलिए हमको पुराने वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। चूंकि ये हमारा अंतिम है और 2021 के बाद फिर दोबारा टेट नहीं हुआ है, तो इन प्रश्नों को के माध्यम से हम समझेंगे कि पुराने वर्ष के पेपर लगाना हमें कितना जरूरी है। तो आज हम चलते हैं पहले प्रश्न पे कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी जैव विविधता का मतलब यहाँ पे हम समझे क्या होता है। जैव विविधता का मतलब कि वहाँ पे जीवों की विविधता हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हों, उनकी विविधता हो, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो। तो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? फूलों की घाटी में या दुरान घाटी में या शांत घाटी में या सुरमा घाटी में? तो इसका उत्तर होगा शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो शांत घाटी कहाँ है ये भी जान लें, ये भी प्रश्न टेट में आया हुआ है। तो शांत घाटी कहाँ है? हमारा केरल में। देखिए ये केरल है, वहां पे शांत घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो भी पूछ चुका है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है टेट में, तो फूलों की घाटी हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये यहाँ से दो क्वेश्चन टेट के पुराने पूछा गया है। अब हमको ये भी देखना है कि आगे इससे क्या पूछ सकता है। तो ये आगे पूछ सकता है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ है। तो हम एक चीज बता दें कि भारत में 4 जगह जैव विविधता हॉट स्पॉट होता है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? जैव विविधता तो हम समझ ही गए। हॉट स्पॉट का मतलब, जैव विविधता हॉट स्पॉट का मतलब वहाँ संख्या तो ज्यादा है लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण उन पे संकट बना हुआ है। तो अब 4 स्थल कौन कौन से हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल? पहले तो ये हमारा केरल का, ये हमारा पश्चिमी घाट एक हो गया हमारा जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है, जो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा है ये हिमालयी क्षेत्र। पहले ये पूर्वी हिमालय ही जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता था, अब ये पूरा हिमालयी जो क्षेत्र है हमारा हॉट स्पॉट स्थल है। 2 हो गया। तीसरा स्थल है भारत और म्यांमार की सीमा, यह है इंडो बर्मा क्षेत्र होता है, ये तीसरा हॉट स्पॉट स्थल है। और चौथा हॉट स्पॉट स्थल है हमारा सुंडालैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थित है। तो ये 4 हमारा जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है। इनको हमको ध्यान रखना है कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न पूछा वही है, आगे क्या इससे प्रश्न बन सकता है ये भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न में हम देखा कि 2 प्रश्न पुराने हमारे दोहराए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए हूबहू ये पुराना क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। तो इसमें क्या असत्य है एलपीजी के संदर्भ में? एक स्वच्छ गैस है, हाँ स्वच्छ गैस तो होती है एलपीजी। मिथेन उत्सर्जक करने वाला, क्या मिथेन उत्सर्जन करता है? नहीं, ये गलत है। नीले ज्वालक से, जरूर नीले ज्वालक से जलती है, उस विमान उच्च होता है। तो इसका उत्तर होगा कि एलपीजी के संदर्भ में मिथेन उत्सर्जन नहीं होता है, गलत है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो एलपीजी में मुख्य गैस होती है हमारी प्रोपेन तथा ब्यूटेन, और सीएनजी में हमारा होता है मीथेन। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये भी प्रश्न आ चुका है, देखिए 2 प्रश्न दोहरा दिया, 3 प्रश्न लगभग हो गए। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, देखिए ये भी आ चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र के हमारे घटक क्या क्या हैं, ये दोबारा पौधे जंतु, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक उपभोक्ता, जैविक अजैविक, इसको बता चुके हैं कि जैविक तथा अजैविक जो घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के हमारे घटक होते हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हमको टांसले लगाना। टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग पहले किया था, टांसले महोदय ने। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी का बस प्रयोग किया था, अर्नस्ट हैकल। अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछ दे तो हमारा टांसले महोदय के द्वारा किया गया है। तो ये भी पुराना क्वेश्चन है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है मैंने इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मकर रेखा है, देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन दोहरा दिया है। मकर रेखा क्या है? तो हम आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी पे ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये हमारा भूमध्य रेखा है। इसको थोड़ा हम जूम कर देंगे, देखिए ये बीच वाला जो 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा है। ऊपर जो 23.5 डिग्री है यह हमारा कर्क रेखा है और नीचे जो 23.5 डिग्री है ये हमारा मकर रेखा है। तो पूछ रहा है कि मकर रेखा क्या होती है, तो जूम हटाते हैं। मकर रेखा क्या है?
23.5 डिग्री केवल, या 23 डिग्री साउथ, या 23.5 डिग्री साउथ, या 23.5 डिग्री नॉर्थ। हम बता दें 23.5 डिग्री जो साउथ है, दक्षिण है, ये हमारा मकर रेखा होती है। तो इसका उत्तर तो 23.5 डिग्री ये नॉर्थ लगा ले। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और आपके लिए प्रश्न रहेगा कि कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्य से गुजरती है उनके नामों को आप लोगों को दोहरा लेना है। तो इससे ये आगे क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग चलेंगे। देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है। तो किसने किया था? मिश्रा जी ने, विटाकर ने, ओडम ने, टांसले ने। तो अभी मैंने बताया कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले महोदय ने किया था। ये भी पुराना क्वेश्चन है। देखिए आ गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कहा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। इस पर समय नुकसान नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सबसे अधिक आर्सेनिक का जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? देखिए ये नया क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट, अभी मैंने बताया कि जो केरल का हिस्सा है वो पश्चिमी घाट है, तो उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा शुष्क क्यों रहता है? जैसे अगर भारत का नक्शा में ये ऐसे नक्शा के नीचे का हिस्सा अगर बना दें ऐसे करके नीचे का हिस्सा, तो ये पश्चिमी घाट है, तो ये शुष्क क्यों पड़ा हुआ है? तो इसको हम बता दें कि जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पे देखिए यहाँ बीच में पहाड़ बना हुआ और इधर का हिस्सा शुष्क हमारा है। तो ये पूछ रहा है कि शुष्क क्यों है? देखिए जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो ये पर्वत पे ऐसे टकरा जाती हैं। पर्वत से, देखिए ये मानसूनी हवा चल रही है, पर्वत से टकरा गई। पर्वत से टकराने के बाद ऊपर उठ के तो यहाँ बारिश कर देंगी नीचे, लेकिन जब हवाएं पहाड़ को पार करके इधर आती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, वर्षा इसमें से खत्म हो जाता है। इसलिए पर्वत के उस ढाल पे बारिश नहीं होती है और शुष्क बना रहता है। तो यहाँ पश्चिमी घाट में यहाँ पर्वत है, यहाँ तो बारिश हो गई, लेकिन इसके पर्वत के इधर बारिश नहीं होती है। तो इसी कारण पश्चिमी घाट का दक्कन क्षेत्र शुष्क बना रहता है। निम्न ताप का प्रभाव, तब उसका उत्तर क्या होगा? निम्न ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, रेन शैडो प्रभाव, उच्च तुंगता प्रभाव। तो रेन शैडो, देखिए रेन शैडो जोन में आ गया, रेन का शैडो है, तो इसका उत्तर होगा रेन शैडो प्रभाव। ये नया क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ लिए। आगे चलते हैं। वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? ये क्वेश्चन फिर दोहरा दिया है कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? आप लोग बताएं। 60 में, या 1975 में, 1972 में, या 1962 में? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। 1972 में वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अब वन संरक्षण अधिनियम क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो ये 2-3 क्वेश्चन को इसके साथ हम लोग को देखना है। ये तीनों क्वेश्चन टेट में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाती है? ये नया क्वेश्चन है। ये इसको हम लोग कहेंगे सौर स्थिरांक। इसका उत्तर हमारा क्या होगा? सौर स्थिरांक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? दोबारा एक ही चीज को पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन दोहरा रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फायदा होगा। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से नहीं, जर्मनी से हमारा आपातकाल लिया गया है। यूएसएसआर, जिसको पहले अब वर्तमान में रूस कहते हैं, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से, यानी इसका उत्तर बी होगा। अब यूएसए से कहा लिया गया है? यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से अधिकतर भाग, जैसे संसदीय व्यवस्था जो हमारी है, इंग्लैंड से ही ली गई है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से, यूएसएसआर से, और मौलिक अधिकार यूएस से लिया गया। यह भी है कि शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी शुरू से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारी 11 है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अलग से एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बताना उचित नहीं है पूरा। अगला चलते हैं। घास भूमि के क्षेत्र पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। देखिए उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, ये
फिर दोबारा क्वेश्चन को पूछा हुआ है, यानी अब तक मैंने 2 क्वेश्चन बस नया पाया जो नया पूछा हुआ है। तो मैंने बताया जब खाद्य श्रृंखला बनती है तो नीचे सबसे घास होता है, उसके ऊपर शाकाहारी, उसके बाद उसको छोटे जीव खाने वाले, सबसे ऊपर मांसाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर क्या होगा? मांसाहारी होगा। तो इसमें इसका उत्तर कहाँ है? मांसाहारी, शाकाहारी, ये डी हमारा उत्तर है। इसका उत्तर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ओजोन वाला, जिसको मैंने पूरा डिटेल इसके पिछले वीडियो में बताया, और वायुमंडल का जो स्तर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार इसको जूम कर रहा हूं और वायुमंडल के सारे स्तरों को एक बार हम लोग देख लें। देखिए थोड़ा सा छोटा करें, ये रहा है ये। हाँ, देखिए सबसे नीचे पृथ्वी पे जो है हमारा क्षोभ मंडल सबसे निचले स्तर पे है। क्षोभ मंडल के ऊपर देखिए ये समताप मंडल है हमारा, और देखिए ये ओजोन परत है। समताप मंडल में ही ओजोन परत है। समताप मंडल के बाद हमारा आता है मध्य मंडल। ऊंचाई भी देखते रहें, 0 से 12 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 600 किलोमीटर। उसके बाद आता है ताप मंडल या आयन मंडल, ये 600 किलोमीटर तक है। उसके बाद हमारा बहिर्मंडल है। तो क्रम से क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल जिसमें ओजोन परत है, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। स्क्रीनशॉट करके रख लें इसको। आगे हम चलेंगे, इसको जूम को हटाते हैं फिर से। तो पूछ रहा है वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो पृथ्वी के सबसे पास में क्या है? हमारा क्षोभ मंडल है। अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के सबसे पास वाले जगह पे हमारा क्षोभ मंडल है। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। जैव विविधता का मतलब, अभी जैव विविधता के बारे में देखिए, ये नया क्वेश्चन है। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 मई 1972 या 11 दिसंबर 2002 या 1990 या 1980। तो हम बता दें जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? मतलब कौन सी ऐसी कृषि है जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? शिफ्टिंग खेती, ये तो क्या होता है शिफ्टिंग? एक जगह से एक जगह दूसरे जगह, जिसे झूम की खेती भी बोलते हैं, जो मेघालय में होता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, तो इससे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। जैविक खेती या अधिक उपज वाली किस्म की खेती या ग्लास हाउस में पौधा लगाना। तो हम बताते हैं कि जैविक जो खेती होती है हमारे लिए सबसे लाभदायक होती है और ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। अगला चलें, ये नया क्वेश्चन था। अम्लीय वर्षा संबंधित है। देखिए बार बार अम्लीय वर्षा पूछ रहा है, किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी HCl से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। तो हम बता दें कि अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, क्योंकि जब पानी, सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब क्या होता है पानी से मिलते हैं तो बारिश के माध्यम से बारिश होती है और वही अम्ल के रूप में बरस जाते हैं। और जो सल्फर का ऑक्साइड होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बदल जाता है, और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है, HNO3। और ये दोनों क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड, यही दोनों क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। WWF कहाँ से? देखिए ये पुराना फिर दोहरा दिया। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड, वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड। तो WWF कहाँ से होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब हम पूछेंगे WWF का लोगो क्या है? तो जाइंट पांडा है। WWF की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। ये प्रश्न को मैंने बता दिया क्योंकि आप लोगों को ध्यान है कि नहीं ये देखना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। फूलों की घाटी अवस्थित है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी दोहरा दिया। अभी मैंने बताया कहाँ है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, साप्त घाटी केरल में अवस्थित है। आगे चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? देखिए फिर दोबारा एक क्वेश्चन को पूछा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका उत्तर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा है इसलिए समझाएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। कोटोपेसी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, ये भी दोबारा पूछ चुका है। कहाँ है? ये हमारा एंडीज पर्वत पे है। और एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है एंडीज। राकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। सिसिली क्या है?
सिसिली हमारा है आपका इटली में। हवाईयन क्या है? हवाईयन एक द्वीप है अमेरिका का। तो कोटोपेसी ये प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ये दोबारा फिर क्वेश्चन आया है। तो क्या कहते हैं इसको? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मैंने बताया था कि सांगपो नदी क्या होती है। सांगपो नदी चीन से निकलती है और ये क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में से घूमती है, जहां इसको दिहांग बोलते हैं। उसके बाद ये असम में आती है, जहां इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। आगे चलते हैं। आपको ये प्रश्न बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है, ये पिछले मैंने वीडियो में बताया है, तो इसको भी आपको बताना है। अब चलते हैं हम अगले वीडियो पे, प्रश्न पे। वीडियो क्या चलेंगे, प्रश्न पे चलेंगे। ध्रुव तारा को कहा जाता है। देखिए फिर पूछ रहा है, ध्रुव तारा को कहा जाता है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को। हम जानते हैं कि जो ध्रुव तारा है उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए ध्रुव तारा को उत्तरी तारा कहते हैं। ये भी प्रश्न को दोहरा चुका है। देखिए कितने प्रश्नों को इसने दोहराया गया है 2021 में। भारत में टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये भी दोहरा दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो सबको पता है कि 72 में कि 85, 81, 73। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। और कहां से प्रारंभ किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आपको ये बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको दोहरा सकें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? देखिए ये भी पूछ चुका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में है, और जंगलों का क्षेत्रफल भी मध्य प्रदेश में हमारा है। लखनऊ समझौता किन दो मध्य हुआ था? देखिए ये भी दोबारा पूछ दिया कि लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल, ब्रिटिश और भारतीय मध्य, हिंदू और मुस्लिम। तो बता दें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब 1906 में स्थापित हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, तो दोनों को विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती थी। लेकिन देश को आजाद कराने के लिए दोनों ने सोचा कि आपस में समझौता किया जाए, और तिलक के प्रयासों से 1916 में समझौता हुआ। लेकिन बाद में 1920-21 के आते आते समझौता टूट जाता है। बाद में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने लगती है। इतिहास का क्लास नहीं है तो नहीं, तो इसको डिटेल हम बताते हैं। बस इतना जान लीजिए कि लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और मुस्लिम लीग के प्रमुख कौन थे? जिन्ना जी थे, जो आजकल विवाद के विषय भी बने हुए हैं। आगे हम लोग चलेंगे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी पूछ चुका है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है पीछे, तो ये भी क्वेश्चन दोहरा रहा है। राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। बता दें कि इसका उत्तर गुजरात होगा। आगे हम लोग चलते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित है। देखिए ये नया क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित। हम बता दें कि कोई भी पदार्थ जो जीवित है उसमें कार्बन की मात्रा होती है, और उस कार्बन की मात्रा जब व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो कार्बन की मात्रा घटने लगती है, और उस घटने को प्रदर्शित को देख के किसी भी जीव की उम्र को पता किया जा सकता है कि कितने दिन मृत्यु हुई है। कार्बन डेटिंग में यही देखा जाता है। तो अब ये कार्बन डेटिंग से क्या होता है? चट्टानों की शक्ति मापना। चट्टान में कार्बन होगा? नहीं, उत्तर तो नहीं हो सकता है इनमें से सभी नहीं। श्वेत पट पर नहीं। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों की सामग्री की आयु मापना। मैंने अभी बताया कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से शरीर के जो कार्बन होता है निश्चित दर से घटता है, जिसे अर्धायु भी बोलते हैं कार्बन की। तो वो बात का विषय है साइंस का, उसको छोड़िए। बस इतना जानिए कि कार्बन डेटिंग में कार्बन की मात्रा घटती रहती है, और उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि किसी जीव की आयु कितनी है। तो इसका उत्तर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया गया था? देखिए ये भी क्वेश्चन दोहरा दिया। 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950। इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, और इसी दिन राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। इसके बारे में मैंने डिटेल पिछले वीडियो में बताया है, तो उसको वहां देखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन क्या होता है? देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, हो सकता है इसके बारे में पूछे। तो सबसे पहले मैं जैव आवर्धन बता दूं। देखिए पृथ्वी पे कुछ ऐसी चीजें जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं वो डिकम्पोज नहीं होती हैं। जैसे डीडीटी, मान लीजिए कि डीडीटी को हम बताते हैं, ऐसे लिखे डीडीटी, ये डिकम्पोज नहीं होती है और हमेशा जीव में बनी रहती है। तो बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर डीडीटी मान लीजिए हम लोग खेत में डाल दें,
तो खेत में डाल दी। ये तो मान लीजिए घास है, 100 घासें हैं, तो 100 घासों में क्या हो गया कि डीडीटी पड़ गया। जैसे ये पानी में ही मान लीजिए डीडीटी पड़ गया, तो 100 घासों पे 100 डीडीटी पड़ गया। अब मान लीजिए उस डीडीटी को जैसे पानी में पड़ गया और उस घास को क्या हुआ कि मछलियों ने खाया, ठीक है। तो एक मछली ने मान लीजिए 10 घास खाया, तो इसके शरीर में 10 डीडीटी घुस गया। इस मछली के में 10 डीडीटी घुस गया, इस मछली में 10 डीडीटी घुस गया। तो अब तो डीडीटी क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर में से निकलता नहीं, तो 10 डीडीटी इसके रूप में पड़ा रहेगा। अब इसको एक बड़ी मछली ने मान लीजिए खाया, तो अब मान लीजिए इसने 3 मछली खाया, तो इसमें 30 डीडीटी हो गया। अब इसको अगर कोई बड़ा उपभोक्ता या जैसे चीलबाज अगर 10 खा ले, तो 30 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 300 डीडीटी इसके शरीर में पड़ा रहेगा। यानी इस प्रकार देखते हैं कि हम जो पदार्थ होते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, वो पदार्थ धीरे धीरे जैसे जैसे खाद्य स्तर में ऊपर बढ़ते जाएंगे उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव आवर्धन कहलाती है। तो पूछ रहा है कि जैव आवर्धन क्या है। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, इसमें से सभी कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि। तो मैंने बताया कि समय के अनुसार ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कैसे धीरे धीरे सांद्रता बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन नया है, इसको हमको जरूर ध्यान से देख लेना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रोटीन, फास्फोरस, कवक, मृदा। तो अजैविक घटक नहीं है यानी जैविक है, तो इसका उत्तर हम लोग कवक लगाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कई बार इसको बता चुके हैं, पुराना क्वेश्चन है, समय नहीं देंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में। तो इसका मुख्यालय होगा हमारा एम्स्टर्डम में। आपको बताना है इसमें कि एम्स्टर्डम कहाँ है और ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपने अभी हमने पूरे आज 2011 से लेके 2021 में टेट के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया, और हम लोगों ने देखा कि कितने प्रश्नों को दोबारा बार बार दोहराया गया है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को हमको ध्यान से दोहरा लेना है। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए आज के साथ धन्यवाद।